ये चाइना बाइकआउट पूरी तरीके से फेल भी हो सकता है यदि इसको लेकर सरकार ने बहुत तल्लीनता से काम नहीं किया, है ना। हो सकता है मैं आपको इसको डिस्कस करूं, कल नहीं हुआ तो सेशन में बताऊंगा आपको कि चाइना बाइकआउट जो है चलो एप्लीकेशन से तो हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो गए, टिकटॉक से हमारा जीवन नहीं चल रहा था, हमारा जीवन चल रहा है। आपको कभी मार्केट में निकलिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मार्केट में निकलिए, यहाँ से गफ्फार जाइए, या मैं दिल्ली की बता रहा हूँ, दिल्ली में जो मोबाइल की मार्केट है गफ्फार है, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की, या फिर नेहरू प्लेस में जाइए तो ये पूरा कंप्यूटर मार्केट है, बड़ी कंप्यूटर मार्केट है, समझ रहे हैं। ये सब बर्बाद हो रही है, धीरे धीरे यहाँ का रोजगार खत्म हो रहा है। कारण आपको पता है कारण क्या है? शिपमेंट नहीं आ रही है और हमारे देश में नहीं है, चीज़ें नहीं अवेलेबल है। जो मेट्रो स्टेशन पे लीड पकड़ के जो व्यक्ति लीड बेचता था, अब तो मेट्रो बंद चल रही है, उसका रोजगार छिन गया, वो नहीं बेच सकता। जो टेम्पर ग्लास, चार्जर और ये सब भी लगा के बेचते थे बाहर खड़े होकर के, उनका भी रोजगार चला गया। आप इस व्यू पॉइंट से देखेंगे भारत में अभी करोड़ों की संख्या में रोजगार छिनने वाला है। जो बड़े बड़े शोरूम खोले बैठे हैं उनके पास भी नहीं है। आप लैपटॉप खरीदने जाइए, 4 इक्विपमेंट नहीं मिलेंगे, बोलेगा लैपटॉप की बैटरी दे दो, बोले नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं आ रहा, पीछे से नहीं आ रहा, भारत में नहीं बन रहा। तो अभी बहुत बुरी कंडीशन होने वाली है और इससे होगा क्या? अभी बहुत टाइम लग जाएगा इंडिया में डेवलप होने में, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट की प्राथमिकताएं क्या समझ में नहीं आता। किस आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे विकास दुबे जैसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो देश में किसी भी व्यापारी को जीने नहीं दे रहे हैं, है ना। ऐसे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है जो सरकार को ही नहीं बचती, सरकार का तंत्र इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में कोई बिजनेसमैन, कोई व्यापारी भारत जैसे देश में आएगा जहाँ पे भारत चाइना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो। भारत की इस समय वर्तमान समय में इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर के भारत की कानून व्यवस्था सब चरमराई हुई है। सरकार गुड़ा जोड़ घटाव पे लगे हुए हैं, इनका अपना कैलकुलेशन चल रहा है। तो अभी स्थिति बहुत चरमराने वाली है। अभी आपको मैं चर्चा करूंगा, कल मैं आपको नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था भी बताऊंगा थोड़ा बहुत। नेपोलियन ने ऐसा प्रयास किया था बाइकआउट का, लेकिन प्रिपरेशन नहीं की और वो प्रिपरेशन नहीं करने से बाइकआउट फेल्योर हो गया। तो क्या ऐसा हम भी कर रहे हैं? अरे दीपावली तक का त्यौहार, दीपावली में गणेश की प्रतिमा से लेकर के जो आपकी झूमर, लाइट, हर चीज़ है, उस तक में तो हम इंडिपेंडेंट नहीं थे। उसको तो हम है ना, उसमें तो आत्मनिर्भर नहीं थे। ऐसी कंडीशन में वर्तमान में जो लाखों लोगों का रोजगार जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन इसकी जिम्मेदारी आकर के लेगा? आप रोजगार सृजन तो कर नहीं पाए, है ना, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो। अब ऐसी नीतियां निकल के, एक तो कोविड के कारण से दिक्कत हुई, दूसरा चाइना से दिक्कत हुई। ऐसी स्थिति में पहले ही रोजगार नहीं था और रोजगार ना रहा, तो जो कंडीशन है वो कंडीशन बहुत बुरी होने वाली, बहुत क्रिटिकल होने वाली है। आप इसको जाके मार्केट में एनालिसिस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बाजार की क्या हालत है। लोगों के पास अब सामान ही नहीं है। क्या किस चीज़ पे इंडिपेंडेंट है हम बताइए? कौन सी ऐसी सब चीज़ें असेंबल होकर के बनती हैं? कुछ फैक्ट्रियाँ, कुछ कंपनियां हैं जो आकर के भारत में स्थापित हुई हैं। ऐसी स्थिति में अवसरवादिता का जन्म होगा, चीज़ें अभी महंगी होनी चालू हो जाएंगी। 2 रुपए की चीज़ 10 रुपए में बिकनी चलेगी। वैसे भी इंडिया का प्रोडक्ट बहुत महंगा होता है और ऐसे में रोजगार छिनेगा और कुछ नहीं। सबसे बड़ी चीज़ रोजगार छिनने का डर। राष्ट्रवाद की भावना अपने तरफ एक जगह है, लेकिन लोगों के पेट में भोजन नहीं होगा, पानी नहीं होगा, इसका इंतजाम सरकार को करना पड़ेगा। वैसे भी कोरोना काल में लाखों की संख्या में जो मजदूर वर्ग था वो पलायन कर चुका था, उसके साथ समस्या चल रही थी। अब नंबर है मध्यम वर्ग का। जो मध्यम वर्ग है वो अब निपटने वाला है, उसके साथ अब बहुत बुरी कंडीशन आने वाली है। मध्यम वर्ग तो प्रभावित होगा, इसके बाद फिर अगला नंबर आएगा जो हायर क्लास ये बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनी। आपको पता है क्या चल रहा है देश में? बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके लाखों के पैकेज है, उन्हें ऐसा निकाल रही है जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं। ये कंडीशन चल रही है आज के समय में। बड़ी बड़ी कंपनियां, कोई 18,000 एम्प्लॉय निकाल रहा है, कोई जिनके, मैं सच बता रहा हूं आपको, मेरे एक मित्र हैं बहुत अच्छे रेपुटेटेड कंपनी में थे, निकाल दिया गया लाखों का पैकेज। तो ये कंडीशन है आज के टाइम पे। छटनी चल रही है, अवसरवादिता। और जिन लोगों को अच्छी खासी सैलरी मिलती थी, बेसिक पे जीवन जी रहे हैं। बेसिक पे कितना होता है कंपनियों का? कुछ नहीं होता। जिनका लाखों का पैकेज होता है, दुनिया भर के अनाउंस मिला के, सब मिला के इनके अच्छे खासे इनका पैकेज जाता है। बेसिक पे कितना होता है? 8,000 10,000 पे जीवन जी रहे हैं लोग। तो कंडीशन बहुत बुरी होने वाली है बच्चों, बहुत बुरी कंडीशन।
रोजगार को लेकर के जो कंडीशन इन्होंने क्रिएट कर दी। अब चलो मैं थोड़ा सा, अभी चर्चा हुई है तो मैं अभी आप लोगों को डिस्कस करता हूँ महाद्वीपीय व्यवस्था ये क्या है। चलो मैं आज अभी थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। विश्व इतिहास का एक टॉपिक है और मैं पर्यावरण पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बीच में मैं इंटर कर गया दूसरे विषय वस्तु में, क्योंकि चीज़ें जब आ जाती हैं तो रोकना नहीं चाहिए, फ्लो बैठ गया है तो बता रहा हूँ। हम बाइकॉट चाइना खेल रहे हैं, अच्छी बात है। कारण क्या है, हमारी राष्ट्रीय सीमाओं पर चीन की घुसपैठ हो चुकी है और भारत के पास एक अच्छा औजार है, अच्छा अस्त्र है कि जब कभी चीन हमें दबिश करेगा हम चीन की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ हमारी भी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो सकती है। कारण हम आत्मनिर्भर नहीं हैं। आत्मनिर्भर होने की हमारी सरकार की मंशा भी नहीं लगती है। हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वर्तमान समय में कोई इकोनॉमिस्ट है नहीं। यदि कोई इकोनॉमिस्ट है भी बहुत अच्छे अच्छे इकोनॉमिस्ट है हमारे देश में, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट बैठा हुआ है, लेकिन दिक्कत क्या है, दलगत राजनीति। डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, आप जाइए उनसे पूछिए, उनसे बात करिए, वो सारी चीजें बताएंगे। नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद हर चीज का एक क्लियर आंकड़ा उन्होंने दिया। भारत में ऐसा नहीं इकोनॉमिस्ट नहीं है, लेकिन इकोनॉमिस्ट की सुनी नहीं जा रही है और ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत बुरी कंडीशन होती जा रही है, रोजगार छिनता चला जा रहा है, दिन प्रतिदिन लोगों की हालत खस्ता होती जा रही है। आप बाजार में निकलिए, पता ही नहीं चलेगा आज बाजार खुली है कि आज बंद है। अब धीरे धीरे जिस तरीके से लॉकडाउन के रूल नहीं समझ में आ रहे, आज बाजार बंद है, 8 बजे तक खुलेगी, ये 2 बजे तक खुलेगी, यहाँ की मार्केट ये करेगी, क्या रूल है, क्या सोच रहे हैं आप, किस तरीके से, क्या संक्रमण रुक रहा है, किस तरीके से लॉकडाउन के कारण से कैसे व्यापारी परेशान हो गया, कैसे लोग परेशान हो गए। समर्थन करना एक बात है, लेकिन समर्थन करने के साथ साथ इसका इंपैक्ट, इसका प्रभाव, लोग एंजाइटी, लोग इस समय चिंताग्रस्त हैं, परेशान है, भविष्य को लेकर डरे हुए हैं, नहीं समझ में आ रहा। दूसरा है चाइना विवाद, एक तरफ आके चाइना खड़ा हो गया, तो क्या ये कंडीशन चाइना बाइकॉट को हम बहुत अच्छा कर पाएंगे? अब मैं आपको बताता हूँ, इतिहास में एक बड़ी घटना हुई थी, विश्व इतिहास में एक बड़ी घटना हुई थी। आपको याद होगा 1795 के बाद एक शासक फ्रांस में उभरा, निरंकुश लोकतंत्र लेकर के, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। आप सभी ने नाम सुना होगा नेपोलियन बोनापार्ट का, है ना, क्रांति पुत्र के नाम से इसे जानते हैं, क्रांति पुत्र। फ्रांस में जब नेपोलियन का उदय हुआ, आपको जैसा कि पता होगा 1789 में फ्रांस में क्रांति होती है और उसके परिणाम स्वरूप कुलीन तंत्र का जन्म होता है और कुलीन तंत्र के बाद अधिनायकवाद में नेपोलियन बोनापार्ट ही होता है, जो कि आकर के पूरी की पूरी क्रांति को समाप्त भी कर देता है, क्रांति को मार भी देता है, क्योंकि क्रांति जिन उद्देश्यों के लिए हुई थी उन उद्देश्यों को खत्म कर देता है और इसीलिए उसको क्रांति पुत्र भी कहा जाता है। क्रांति को, जिस क्रांति ने उसे पैदा किया उसी क्रांति को उसने मार भी दिया। चलो ये अलग मुद्दा है, मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन बात है उसने क्या किया। उस समय विश्व में एक बड़ा प्रतिद्वंदी उसका देश था। विश्व में उस समय यूरोप में 2 ही देश बड़े महत्वपूर्ण थे, पहला था फ्रांस, दूसरा था ब्रिटेन। ब्रिटेन उस समय फ्रांस से भी ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में हुई। अब चूंकि औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बड़े स्तर पर वहां पर कारखानों में माल बनना चालू हुआ। ब्रिटेन के पास उपनिवेश था, पूरा यूरोप ब्रिटेन से खरीदता था, पूरा अमेरिका ब्रिटेन से खरीदता था। जितने भी उसके उपनिवेश थे, भारत जैसे उपनिवेश, चीन जैसे उपनिवेश, उन सभी उपनिवेशों पर भी उसका कच्चा माल वहां से लेता था और बना बनाया माल उन देशों पर बेचता था। तो बड़े स्तर पर बुलियन जा करके कहां पर प्रवेश हो रहा था, बुलियन मतलब सोना चांदी। उस समय व्यापार, ये करेंसी डॉलर वॉलर नहीं चलता था, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा आपका स्वर्ण पे आधारित थी, सोना और चांदी, यही बुलियनवाद था, वाणिज्यवादी नीति थी, वाणिज्यवादी नीति। तो जब नेपोलियन का उदय हुआ तो नेपोलियन चाहता था कि किसी न किसी तरीके से फ्रांस एक ऊपरी देश में आए, और वो तभी हो सकता है जब फ्रांस ब्रिटेन को किसी तरीके से इसके पीछे छोड़ के चला जाए। और ऐसी स्थिति में उसने महाद्वीपीय व्यवस्था विकसित की। महाद्वीपीय व्यवस्था क्या है, मैं बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। नेपोलियन बोनापार्ट ने महाद्वीपीय व्यवस्था किस तरीके से डेवलप की, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। उसने क्या किया, चूंकि ब्रिटेन पूरी तरीके से आइलैंड है, ब्रिटेन क्या है, आइलैंड है, चारों तरफ जल है, उत्तरी सागर है, अटलांटिक महासागर है ना, उत्तरी सागर है, उसी का हिस्सा अटलांटिक महासागर का। फ्रांस जो है डोबर जल संधि है जो 34 किलोमीटर की है, जिसको बोलते हैं आप लोग क्या है, इंग्लिश चैनल के नाम से जानते हैं ना फ्रांस। तो फ्रांस वही डोबर जल संधि से पृथक होता है, इससे बीच में डोबर जल संधि है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप के देशों से कहा कि ऐसा है, अब कोई भी ब्रिटेन से व्यापार नहीं करेगा। महाद्वीपीय व्यवस्था को मैं आसान भाषा में कहूँ, दूसरा नाम इसका आर्थिक नाकेबंदी।
क्या किया नेपोलियन बोनापार्ट ने? एक पैगाम दिया सबको, क्योंकि इसका परचम लहराता था। विश्व के बहुत सारे जो यूरोपीय देश थे जहां पर इसने आक्रमण किया, कब्जा कर चुका था। इसकी ये भी योजना थी कि आगे आने वाले समय में भारत को भी फ्रांस का उपनिवेश बनाना। और चूंकि उस समय नेपोलियन का पतन नहीं हुआ होता तो हो सकता है ये चीज़ संभव हो जाती। आपको याद होगा, टीपू सुल्तान का नाम याद होगा, है ना। टीपू का सुल्तान जो है 1799 में आपका जो आंग्ल मैसूर युद्ध है उसके बाद वो पराजित होता है, फिर समाप्त हो जाता है। तो वो संपर्क में भी था, जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना। तो जैकोबिन्स क्या हैं, ये सब चीज़ें वैसे फ्रांसीसी क्रांति की विषय वस्तु मैंने बहुत अच्छे से विश्व इतिहास में पढ़ाया है, यहाँ पे मैं भी आपको ग्लिम्स दूंगा। तो फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप के अन्य देशों से कहा कि आप सभी ब्रिटेन से, क्योंकि एक ही तरीका हमें दिखाई देता है कि अर्थव्यवस्था को डैमेज कर दो, देश बर्बाद हो जाएगा। अर्थव्यवस्था को, किसी भी देश को बर्बाद करना है वर्तमान समय में या पहले के समय में भी, उसकी इकोनॉमी खत्म कर दो। यदि अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, ऐसे भी दबाव में आ जाएगा। और आपको पता होगा फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध भी चला, जिसमें फ्रांस पराजित भी हुआ, फ्रांस उसमें सफल नहीं हो पाया। तो ऐसी कंडीशन में ये प्रतिद्वंद्विता में नेपोलियन बोनापार्ट ने ब्रिटेन के व्यापार की आर्थिक नाकेबंदी कर दी कि कोई भी जहाज न ब्रिटेन के माल को लेकर के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद कर दिया। अब इसमें दो कंडीशन हुई। ब्रिटेन में जो भी माल बन रहा था वो यहाँ के कारखानों में डंप होता जा रहा था। और जैसा कि आपको पता होगा कि ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई है वहाँ पर निजी क्षेत्र का बहुत बड़ा रोल है, वहाँ पर निजी क्षेत्र का ही रोल है। सरकार ने तो सहयोग किया, उनकी नीतियाँ ऐसी रही, है ना, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने ही पूंजी लगाई, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी हो चाहे अन्य बहुत सारी कंपनियां हो। फ्रांस में औद्योगिक क्रांति का रोल फ्रांसीसी सरकार का था, यहाँ की गवर्नमेंट ने, यहाँ का जो वित्त मंत्री था उसी के द्वारा, स्टेट स्पॉन्सर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, ये पूंजीवाद के द्वारा इसमें किया गया, लेकिन यहाँ पे सरकार, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो कहने का तात्पर्य है कि जब नेपोलियन ने यह घोषणा की कि कोई भी देश, कोई भी यूरोप का देश ब्रिटेन से किसी भी तरीके से ना कोई माल खरीदेगा ना बेचेगा, और इसी को उसने नाम क्या दिया, महाद्वीपीय व्यवस्था। और बहुत सारे विश्व के जो यूरोपीय देश थे उन्होंने इस बात को माना भी। कारण यदि कोई माल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता तो ऐसी कंडीशन में होता क्या, नेपोलियन का भय था, आक्रमण का भय था। तो स्पेन, पुर्तगाल, ये जितने भी तटीय देश थे, इन देशों ने भी माल मंगवाना बंद कर दिया। लेकिन ये बहुत लंबा समय तक नहीं चला। आर्थिक तौर पे इन सभी देशों ने बाइकआउट करना चालू कर दिया, लेकिन बहुत लंबा नहीं चला। समझ रहे हैं ना, बहुत लंबा नहीं चला। ये हुआ क्या, अब जब यहां पर भी गोडाउन्स में तो माल, अब इसके बारे में बताऊंगा। कहते हैं कि आगे चल के क्या होने लगा कि ये जो माल जितना था, ब्रिटेन को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटेन के का जो सामान था इसका तो कहते हैं तस्करी तक होने लगा। अब कारण क्या था, जो अन्य जितने भी देश थे जिनको आर्थिक नाकेबंदी के तहत नेपोलियन बोनापार्ट ने रोका था, वो देश पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे ब्रिटेन पे। मैं चाइना के कॉन्टेस्ट में अभी इसको लेकर के आऊँगा। सब ब्रिटेन से ही जितना माल जाता था, यहाँ तक कि फ्रांस की सेना का सामान या जितना भी साजो सामान आता था वो भी आपका ब्रिटेन से ही आता था। अब चूंकि आपने क्या किया, आपने सभी देशों को बोल तो दिया कि आप ब्रिटेन से माल मत खरीदिए, यदि खरीदेंगे तो हमसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइएगा। कुछ समय तक तो ये देश शांत रहे, लेकिन फाइनली इनके देशों के अंदर भी क्या होने लगा, लोगों के द्वारा, वहां के नागरिकों के द्वारा राजा के प्रति असंतोष जाहिर होने लगा। कारण, क्योंकि जब तक आप नागरिकों की जरूरतें पूरी नहीं करोगे, रोजगार खत्म होना चालू हो जाएगा, स्थिति परिस्थिति बदल जाएगी। ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? तो धीरे धीरे हर जितने भी क्षेत्र जो ब्रिटेन के साथ व्यापार करने पर आश्रित थे, ब्रिटेन के व्यापार से ही उनका अर्थव्यवस्थाएं चल रही थी। तो ऐसी कंडीशन में जो देश आत्मनिर्भर नहीं थे, उन देशों में क्या हुआ, वो देश फाइनली इस डिसीजन में पहुंचे कि जरूर नेपोलियन बोनापार्ट से चाहे युद्ध करना ही पड़े, क्योंकि अपने देश में जनता ही विद्रोह कर दी, उससे अच्छा नेपोलियन का ही सामना करने लग जाओ। और ऐसे में गुटबंदी भी होनी चालू हो गई कई देशों की। और फाइनली 1815 में जो नेपोलियन का पतन हुआ, बहुत बड़ा कारण बना महाद्वीपीय व्यवस्था। तो नेपोलियन के खिलाफ अन्य देशों के द्वारा धीरे धीरे असंतोष की भावना, सभी देशों ने कहा कि भाई अब हमें ब्रिटेन से व्यापार करना ही पड़ेगा।
और बहुत सारे लोग कहते हैं कि माल की तस्करी होती थी, चोरी छुपे रूप पे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता था। ब्रिटेन को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना नेपोलियन पहुंचाना चाहता था। और ये भी कहते हैं कि कुछ समय बाद फ्रांस के शासक नेपोलियन के खिलाफ भी फ्रांस की जनता खड़ी हो गई, क्योंकि फ्रांस भी ब्रिटेन के सामान पे ही निर्भर था। तो ऐसी स्थिति में आपका विचार तो बड़ा अच्छा था कि अब आर्थिक नाकेबंदी कर देंगे। भाई ये देश ये कह रहे थे कि आप ब्रिटेन से नहीं लेने दे रहे तो आप ही दे दो, लेकिन आप तो आत्मनिर्भर नहीं हो। तो आप आत्मनिर्भर नहीं हो, खुद भी माल नहीं ले रहे हो, दूसरों को भी नहीं लेने दे रहे हो। ऐसी कंडीशन में धीरे धीरे जनता का असंतोष बढ़ता गया और नेपोलियन के द्वारा की गई जो महाद्वीपीय व्यवस्था है पूरी तरीके से फेल हो गई। स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों ने कहा युद्ध ही सही, युद्ध कर लेंगे लेकिन अपनी जनता के विद्रोह से युद्ध बेहतर है। और धीरे धीरे नेपोलियन इस बात को समझ गया और फाइनली महाद्वीपीय व्यवस्था कोलैप्स हो गई। तो बच्चों, बाइकआउट करना बड़ी अच्छी चीज है, बाइकआउट कर सकते हैं आप, किसी भी चीज का बाइकआउट कर दीजिए। आप मत लीजिए चीनी प्रोडक्ट, लेकिन चीनी प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो उससे पहले आपको आपकी देश की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर होगी। और आत्मनिर्भर कैसे होगी, इसका क्या ब्लूप्रिंट है? हमारे देश में मल्टीपल प्रॉब्लम है आज के समय पे। पैसा नहीं है, पहली चीज हमारे देश में पूंजी नहीं है, पहले सबसे बड़ी समस्या है पूंजी नहीं है। दूसरी चीज, आंतरिक सुरक्षा के तौर पे अभी भी अस्थिर देश हैं। पाकिस्तान जैसा देश कभी भी युद्ध के लिए तैयार रहता है। चाइना जैसे देश अभी आंखें दिखाना चालू कर चुका है ना। देश के अंदर कानून व्यवस्था की लचर व्यवस्था है, जो हमारे उत्तर भारत के, आप उत्तर भारत में देखिए इतने बड़ी बड़ी जनसंख्या, जहाँ पे वर्क फोर्स सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। बिहार में गुंडा राज है, आज भी वहाँ की कंडीशन क्या है। उत्तर प्रदेश की हालत देखिए, कानून व्यवस्था की क्या हालत है। कारण क्या है? राजनीति अपराधीकृत हो चुकी है। राजनीति में यही अपराधी बैठे हुए हैं, और जब राजनीति में अपराधी बैठे होंगे तो कुछ नहीं होने वाला। उनको संरक्षण प्राप्त है, वो उनको क्या बिगड़ता, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। तो आप समझिए, वर्तमान में हमने बाइकआउट चाइना तो खेल दिया, बड़ी अच्छी बात है। चाइना की अर्थव्यवस्था को शायद हम प्रभावित भी कर दें। चाइना के पास बहुत फॉरेक्स रिजर्व है, उसने अपनी इकोनॉमी को ऐसे डेवलप किया है, यदि 5 साल तक उसकी अर्थव्यवस्था को कोई छुएगा नहीं तो अपने नागरिकों के खिलाफ ही ला लेगा। लेकिन हमारे देश में क्या हमारे पास तरीके हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे? बताइए क्या तरीके हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, एक आदमी के काम में 10-10 आदमी लगे हुए हैं। तो इसके लिए बाइकआउट चाइना के प्रोडक्ट बिल्कुल बाइकआउट करिए, लेकिन अपने आप पे अल्टरनेटिव तो डेवलप करिए। इतना लंबा नहीं खींच पाएंगे कि आप 10 साल 15 साल बाद कहेंगे कि अब हम आत्मनिर्भर हुए। इतना लंबा कोई नागरिक झेल पाएगा? धीरे धीरे सुसाइड्स बढ़ेंगी, आत्महत्याएं बढ़ेंगी, लोग का डिप्रेशन बढ़ेगा, लोग परेशान हो। वैसे कोविड-19 से परेशान है। दूसरा, अर्थव्यवस्था डेली पता नहीं कब लॉकडाउन खुलता है, कब बंद करते हैं, कोई इनको पॉलिसी नहीं समझ में आ रही है। कौन बैठे हुए हैं ऊपर प्रशासन में जो इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं? ये बहुत बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह है। कब आपको समझ में नहीं आ रहा कि लॉकडाउन लगाएं कि खोलें, करें क्या, करें ना। अरे सीधा सीधा आपको जहाँ पे काम करना, अब लोगों का जीवन तभी सुरक्षित रह सकता है जब आर्थिक तौर पे उनको कुछ सहारा मिले। तो ऐसी कंडीशन अब मत बनने दीजिए। मध्यम वर्ग, वैसे भी निम्न वर्ग बेचारा लॉकडाउन में बर्बादी हो गया, लोग पलायन कर गए, दूर दूर से आए थे घरों से, गाँव से। शहरों में अब काम बहुत ज़्यादा है तो काम करने वाले लोग नहीं हैं, गांव में काम नहीं है तो वहाँ पे पहुँच गए हैं बड़ी संख्या में। जो मध्यम वर्ग ही था उनकी स्थिति अलग है। कितने बच्चों का फ़ोन आता है आज के समय में, सर फीस नहीं है, कैसे न कैसे करके अरेंज कराइए, फीस नहीं है अरेंज कराइए, फीस नहीं अरेंज कराइए। समझ रहे हैं मेरी बात को? बाइकआउट चाइना बहुत अच्छी बात है, करिए, लेकिन बाइकआउट चाइना का जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो रिज़ल्ट क्या होगा, इसको भी एनालिसिस करना पड़ेगा। सरकार का कोई आपको दिखता है? आप स्किल इंडिया प्रोग्राम 5 साल अभी हुए हैं, क्या स्किल इंडिया में आपको दिख रहा है? कितने लोग आपके आसपास के स्किल हो गए? आप जाके देखिए उन सेंटरों में, सिर्फ पैसे की बर्बादी हुई है। जाके देखिए स्किल इंडिया के सेंटरों में, कुछ नहीं है, कोई नहीं है वहाँ पे, एक पर्सन नहीं है जो आपको कोई चीज़ सिखा सके। तो कंडीशन है, सिर्फ कागजों में होने से या वास्तविकता में होने से बहुत अंतर है, और सरकार को इस पे ध्यान देना होगा। ये जो जोड़ गुड़ा जो राजस्थान, कभी मध्य प्रदेश, कोरोना काल पे मध्य प्रदेश की सरकार बदल गई, कहीं कर्नाटक की सरकार बदल गई, कहीं यहाँ की सरकार बदल गई, बिहार में चुनाव है उसकी तैयारी चल रही है। अरे इनसे भारत का भला होगा क्या? चुनाव से सत्ताएं आएंगी, पलट जाएंगी, ये गेम चलता रहेगा।
तो ऐसी कंडीशन में अब देखिए, अब कोशिश करिए कि देश के अर्थ, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी खूबी है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तो बड़ी मजबूत है, कूटनीति में बहुत मजबूत है, लेकिन अर्थव्यवस्था में फुस है। इकोनॉमी की क्या हालत है, माइनस में जीडीपी चली गई। चलो विश्व के अन्य देशों की भी यही हालत है, लेकिन हमारी इकोनॉमी को लेकर हमारा आगे का क्या मॉड्यूल है कुछ नहीं पता, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, बस बातें हैं बड़ी बड़ी, कोई इकोनॉमिस्ट ही नहीं है। और जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको दलगत राजनीति के कारण से इधर उधर रखा गया है। अरे छोड़िए सब, देश राष्ट्र हित में उन सब की सलाह लीजिए। देश में एक आर्थिक पैनल बनना चाहिए, उस पैनल का काम होना चाहिए कि बैठ करके देश की अर्थव्यवस्था, आज के समय पे आरबीआई गवर्नर कौन है, कोई इकोनॉमिस्ट बैठा है? नहीं है। वित्त मंत्री कोई इकोनॉमिस्ट बैठा हुआ है? नहीं है। आर्थिक सुरक्षा सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम जैसे लोग, अरविंद पनगड़िया जैसे लोग सब जा चुके हैं, कोई नहीं है अभी इस समय बैठा हुआ जो लोग बताने वाले हैं, जो करने वाले हैं, क्योंकि इकोनॉमिस्ट का जमीर बहुत अलग होता है। तो अभी स्थिति बहुत सही नहीं है। बाइकॉट चाइना खेल के हम ऐप इंस्टॉल कर दें चलेगा, लेकिन यदि आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान लेना है जिस पे पूरी तरीके से, इलेक्ट्रिकल छोड़िए, मल्टीपल हर चीज़ पे आप चाइना पे निर्भर थे, यदि इसका अल्टरनेटिव नहीं खोजते तो भारत में जो मेट्रो स्टेशन से लेकर के कहीं पर भी जो टेम्पर ग्लास, लीड, इन चीज़ों, फ़ोन, चार्जर, ये सब चीज़ों पर अपनी जीवन निर्वाह कर रहा था, उसका रोजगार तो गया ही गया। बाकी जो बड़े बड़े शोरूम खोल के बैठे हैं वो भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल वस्तुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत में है क्या चीज़ जिसको लेकर के आप बड़े स्तर पे काम कर सकते हैं? अभी बहुत निम्न स्तर पे, इतनी बड़े बाजार हैं, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ऐसी कंडीशन में आपको बड़े लेवल पे काम करना पड़ेगा। कोई आने को तैयार नहीं, क्योंकि आपके देश की राजनीति, आप देश का अपराधीकरण